चलिए जी। हाँ जी, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में लाइफ की शुरुआत हुई कैसे? Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to more complex forms, and Mendel's experiments gave us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next. But neither tells us anything about how life began on Earth in the first place. डार्विन की जो थ्योरी है वो एवोल्यूशन के बारे में बताती है कि कैसे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में चेंज हो गए, और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें बताते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के जो मैकेनिज्म है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे गए। लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि हमारी अर्थ में लाइफ की शुरुआत हुई कैसे। So JBS Haldane, a British scientist who became a citizen of India later, suggested in 1929 that life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on the earth soon after it was formed. So JBS Haldane, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया 1929 में कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो लाइफ है उसकी शुरुआत हुई, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे अर्थ में उस टाइम पे प्रेजेंट हुआ करते थे, आजकल नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रेजेंट हुआ करते थे। He speculated that the conditions on Earth at that time, which were far from the conditions we see today, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. उन्होंने ये स्पेक्यूलेट किया, मतलब स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे हमारे अर्थ की जो कंडीशंस थी, जो कि आज की कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट है, उन कंडीशंस की वजह से ही जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो पाए। The first primitive organic the first primitive organisms would arise from further chemical synthesis। और फिर इसके बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइमेटिव यानी कि जो हमारे बहुत पहले वाले पूर्वज होते थे वो केमिकल सिंथेसिस के अराइज होने की वजह से फिर पैदा हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए। किन कंडीशंस में? उन कंडीशंस में जिनको कि हम आज की डेट में हमारे अर्थ में नहीं देख पाते हैं। ये कंडीशन सिर्फ तब होती थी जब हमारा जो अर्थ है वो नया नया फॉर्म हुआ था। ओके, एंड देन उसके बाद जब ये एक मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, फिर उसके बाद फर्दर केमिकल सिंथेसिस हुए, और इससे और भी ज्यादा जो हमारे फर्स्ट प्राइमिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो अराइज हुए। हाउ डिड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज? अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये अराइज कैसे हुए? एन आंसर वाज सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनले एल मिलर एंड हैरोल्ड सी ओरे in 1953. They assembled an atmosphere similar to that thought to exist on early in this earth. This had molecules like ammonia, methane, and hydrogen sulfide, but no oxygen over water. अब फिर इसके बाद जो स्टैनले एल मिलर हैं और जो हैरोल्ड सी ओरे हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ असेंबलिंग की। ठीक है, क्या क्या उन्होंने असेंबल किया? एक एटमॉस्फेयर उन्होंने असेंबल किया जो कि हमारी अर्थ में पहले हुआ करता था। इस एटमॉस्फेयर में उन्होंने अमोनिया लिया, मीथेन लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लिया। ठीक है, और ये सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है ये पानी के ऊपर बनाया गया। This was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius, and sparks were passed through the mixture of the gases to stimulate lightning. अब ये वाला जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा कम रखा गया,
और एक स्पार्क जो है वो पास कराया गया ये शो करने के लिए कि उस टाइम पे लाइटनिंग कैसे होती थी, ठीक है, बिजली जो है वो कैसे कड़कती होती थी। At the end of the week, 15% of the carbon from methane had been converted into simple compounds of carbon, including amino acids, which make up protein molecules. सो ये वाला जो प्रोसेस है ये हमें ये इन्होंने कंटिन्यू रखा, यानी कि वो जो एटमॉस्फेयर बनाया था उसमें उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा। टाइम टू टाइम जो लाइटनिंग है उसको स्ट्राइक कराया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने देखा बाय द एंड ऑफ वीक हमने देखा कि 15% ऑफ कार्बन जो कि मीथेन में था वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है वो बनने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो बेसिक जो एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास सेल तो है ही है, लेकिन उस सेल को भी प्रोटीन जो है वो प्रोपोगेट करता है। सो कैन लाइफ अराइज फ्रेश ऑन द अर्थ गिवन नाउ। सो ऐसे में फिर जो अर्थ है वो बनी, लेकिन क्या ऐसी लाइफ अब दोबारा से अर्थ में बनाई जा सकती है, एक फ्रेश लाइफ? द आंसर इज नो, क्योंकि अब एक वैसी सी कंडीशन रही ही नहीं, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया था, एक बार आप खुद भी इसको पढ़ लो, ठीक है, एंड देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है स्पेसिएशन का उसे हम स्टार्ट करते हैं। पढ़िए, एंड कोई डाउट है तो उसको राइट डाउन कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 minutes ओनली। हाँ जी, आप में से किसी के भी अगर डाउट है तो आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, अभी कोई पूछेगा नहीं मुझसे डाउट, ठीक है, क्लास के एंड में आप लोगों के डाउट को क्लियर किया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन जैसे कि नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे अब स्पीशीज के बारे में बात करने वाले हैं। Speciation, what we have seen so far is microevolution. That means that the changes are small, even though they are significant. Also, they simply change the common characteristics of a particular species. But this does not properly explain how new species uh, come to existence. अभी तक जो हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ये बहुत ही माइक्रो एवोल्यूशन है। एंड इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे जो चेंजेस अभी तक हमने वो पढ़े वो बहुत ही स्मॉल चेंजेस थे। जैसे कि हम यहाँ पे बीटल का जो एग्जांपल है वो ले रहे हैं कि बीटल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है। तो जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर बीटल का जो कलर है वो रेड से ग्रीन में हो जाता है तो पॉपुलेशन जो है वो ड्रास्टिकली सेव हो जाती है। सो एंड यहाँ पे लिखा है ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। सो पर्टिकुलर स्पीशीज के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन जो न्यू स्पीशी है वो कैसे आती है इसके बारे में तो यहाँ पे नहीं बताया गया। So this can be said to have happened only if this group of beetles are we are thinking about splits into two populations that cannot reproduce with each other. When this happens, they can be called two independent species. So can we extend the reasoning we have used above to explain such speciation? अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो अलग अलग स्पीशीज है वो तो नहीं बनी है, लेकिन ये जो स्पीशीज है ये बिल्कुल डिफरेंट भी बन सकती है। ऐसा तब हो सकता है अगर ये दो पॉपुलेशन जो है ये स्प्लिट कर जाए, ठीक है। स्प्लिट कर जाएगा मतलब कि मान लो कि एक माउंटेन है जो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक जगह पॉपुलेशन ए है, एक जगह पॉपुलेशन बी है। मैं आप लोगों को एक बार बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, और एक साइड है हमारे पास पॉपुलेशन ए और दूसरी साइड है हमारे पास पॉपुलेशन बी, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये पॉपुलेशन है ये यहाँ कहीं है, ये पॉपुलेशन जो है ये यहाँ कहीं है, ठीक है। बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है और ये माउंटेन के ऊपर से उड़ के नहीं जा सकती, ठीक है। यानी कि ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड, ठीक है, ये एक दूसरे की प्लेस में बिल्कुल भी नहीं जा सकती, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। एंड देन इसके बाद पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। Yeah, so consider what would happen if the bushes the beetles feed on are spread widely over a mountain range. The beetle population becomes very large as a result, but individual beetles feed mostly on a few nearby bushes throughout their lifetime. They do not travel far. So, in this huge population of beetles, there will be subpopulation in neighborhoods. Since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most reproduction will be within these subpopulations. अब हमने जैसे सब पॉपुलेशंस बना दी थी, एक थी हमारे पास पॉपुलेशन ए, एक थी हमारे पास पॉपुलेशन बी। दोनों जगह ही जो बुशेस हैं वो काफी ज्यादा है, ठीक है। सो पॉपुलेशन ए जो है वो भी भरपूर खा रही है, जो पॉपुलेशन बी है वो भी पूरा पूरा खा रही है, ठीक है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन दोनों में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। अब वो नेबरिंग जो पॉपुलेशन है वो तो जरूर हो गए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। अब क्योंकि रिप्रोडक्शन तो होता रहता है, तो क्या होगा कि जो मेल है और फीमेल बीटल्स हैं वो अपनी ही पॉपुलेशन में रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। यानी कि जो पॉपुलेशन ए में मेल एंड फीमेल है वो आपस में रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, जो पॉपुलेशन बी है वहां पे आपस में जो मेल एंड फीमेल है वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। Of course, an occasional adventurous beetle might go from one side to another, or beetle is picked up by a crow from one side and dropped in the other side without being eaten. In either case, the migrant beetle will reproduce with the local population. This will result in the gene of the migrant beetle entering the new population. This kind of gene flow is bound to happen between the population that are partly but not completely separated। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि दोनों ही जो सब पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो सब पॉपुलेशन ए है वो अपने ही सब पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस कर रही है, और जो सब पॉपुलेशन बी है वो अपनी ही पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस कर रही है। लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसी एडवेंचरस बीटल हो जो कि पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी की तरफ चली जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रो जो है वो उनको पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी की तरफ ले जाए। ठीक है, किसी भी एक बीटल को। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जब रिप्रोडक्शन होगा तो उससे एक न्यू पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी जो कि माइग्रेंट बीटल की वजह से हुई है। ठीक है, जो पॉपुलेशन बी है उनका जो रहना सहना है वो अलग है, जो पॉपुलेशन ए है उनका जो रहना सहना है वो अलग है, लेकिन जब ये माइग्रेंट बीटल वहां पे गई तो उसने एक न्यू पॉपुलेशन क्रिएट कर दी, जहां पे के जो जीन फ्लो है वो अब न्यू टाइप का हो जाएगा। जो यहाँ पे अब बीटल होगी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। If, however, between two such subpopulation a large river come into existence, the population will be further isolated. The levels of gene flow between them will decrease even further. अब हम मान लेते हैं कि एक माउंटेन तो बीच में था ही, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों पॉपुलेशंस के बीच में एक रिवर जो है वो और ऐड हो गई, लार्ज रिवर। ठीक है, एक लार्ज रिवर जो है वो और ऐड हो गई। तो अब क्या होगा, अब ये जो जीन फ्लो का प्रोसेस है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, ये वाला फ्लो थोड़ा सा और भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, over generations genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. Also, natural selection may also operate differently in these different geographic locations. Thus, for example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen for the other subpopulation where crow numbers are very high. As a result, the green variation will not be selected at the first site, while it will be strongly selected at the second. अब यहाँ पे एक केस आपको और दिया है। इस केस में क्या कहा गया है कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस जो है वो चेंज होने के साथ साथ क्या हुआ कि जो टेरिटरीज हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सब पॉपुलेशन ए है वहां पे इतनी सारी ईगल्स हो गई कि उन्होंने बहुत सारे क्रो को खा लिया। ठीक है, इतने सारे क्रोज को उन्होंने ईट अप किया कि अब वहां पे एक भी क्रो नहीं है। ओके, लेकिन जो पॉपुलेशन बी है अभी भी वहां पे बहुत सारे क्रो अवेलेबल है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो ग्रीन कलर की बीटल्स होंगी उनकी पॉपुलेशन बी साइड में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बी साइड में क्रो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो रेड वाली जो बीटल्स हैं उनको ज्यादा खाएंगे और वो ग्रीन वालों को इतना नहीं खाएंगे। तो क्या होगा कि बी पॉपुलेशन में जो ग्रीन कलर की बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन पॉपुलेशन ए में इस तरीके का कोई भी वेरिएशन हमें दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगी। Together, the process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulation of beetles becoming more and more different from each other. Eventually, members of these two groups will be incapable of reproducing with each other,
even if they happen to meet. सो यहाँ पे देन इसके बाद आपको बताया गया कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है और जो नेचुरल सिलेक्शन है, अब वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा इन पॉपुलेशंस के बीच में कि ये पॉपुलेशंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगी. सो इस केस में अगर कोई भी मेंबर पॉपुलेशन ए या पॉपुलेशन बी में से कोई भी मेंबर एक दूसरे से मिलेगा तो वो आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो हाईली इनकैपेबल हो गए हैं, अब वो हाईली इनकम्पैटिबल हो गए. ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया, सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉपुलेशन है. ठीक है, उनको हमने सेपरेट कर दिया है पॉपुलेशन ए और बी में, हमने बीच में एक माउंटेन रख दिया. ठीक है, अब एक क्रो जो है वो पॉपुलेशन ए में से किसी एक बीटल को पॉपुलेशन बी में ले गया, पॉपुलेशन बी में लेके गया तो वहां पे कुछ वेरिएशंस आ गए. ठीक है, जीन फ्लो हुआ पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी की तरफ, जीन फ्लो हुआ. ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि ओके, जस्ट वेट अ मिनट, आप लोगों का जो टाइम आउट है वो होने वाला है. सो मैं क्लास